हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर एन। अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कैसे अपनी बॉडी में बीपी को कंट्रोल रखा जाता है, और अपन ने ब्लड प्रेशर को कम्प्लीटली पढ़ा था। कैसा कैसा ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जो डिजीज है, जो मेनली हाइपरटेंशन हाइपोटेंशन होता है, इसको अपन जब सेकेंड ईयर में मेडिसिन पढ़ते हैं तब अपन इनको करते हैं ना। अभी अपन ने फिजियोलॉजी कम्प्लीटली पढ़ लिया है ना। आज अपना नया टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार्ट करने वाले हैं। और एक ऐसी कार्डियोलॉजी में एक ऐसी इन्वेस्टिगेशंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जिसकी वजह से जो उनके डिस्कवर करी थी एंथोनी वॉन ने, उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। और उस बीमारी का नाम है ईसीजी। क्या है? ईसीजी। तो आज अपन ईसीजी को स्टार्ट करेंगे। मैं वही बताना चाहता हूँ, अपन नॉर्मल ईसीजी कैसे होती है, क्या होती है, नॉर्मल ईसीजी के बारे में पढ़ेंगे। ईसीजी में गड़बड़ी आती है, उसको एरिथमिया बोलते हैं, जो अपन मेडिसिन में सेकंड ईयर में उसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अब की बार फर्स्ट ईयर में अपन नॉर्मल ईसीजी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ईसीजी। ठीक है, ईसीजी की फुल फॉर्म की बात करें तो इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम या ग्राफ या ग्राफी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल दो। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, वैसे अलग अलग टर्म होती है, इनको समझेंगे। टॉपिक डाल लो ईसीजी। ठीक है, या आप इसको बोल सकते हो ईसीजी ना बोल के कंबाइनली जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है हार्ट की, इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। इसी में अपन कंडक्शन सिस्टम होता है, इन सबको पढ़ेंगे। ठीक है, काफी टॉपिक पढ़ेंगे इसमें कि कैसे आपका हार्ट धड़कता है, पूरा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव सिस्टम होता है हार्ट का, वो सब अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला अपना इसमें टॉपिक आता है, वो आता है फ्लूइड। इस कौन सा टॉपिक आता है? फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। अपनी बॉडी में कौन कौन से फ्लूइड पाए जाते हैं, उनमें कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं, उनको अपन देखते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन। समझना आप। देखो, अपना जो ब्लड होता है, अपनी ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड होता है, इसका आपको जब अपने कंपोनेंट पढ़े थे, ब्लड के कंपोनेंट पढ़े थे, तो अपन ने पढ़ा था एक तो इसमें सेल होती है, और दूसरा इसमें क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ये भी पढ़ा था अपन ने कि 45% सेल होती है, जबकि 55% प्लाज्मा होता है। फिर अपन ने पढ़ा था प्लाज्मा के भी दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो प्लाज्मा में होता है फ्लूइड, और एक होता है उसमें ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं। ये दो चीज अपन ने पढ़ी थी। और अपन ने बताया था कि 92% इसमें क्या होता है? फ्लूइड होता है। बचा हुआ 8% इसमें क्या होते हैं? साल्ट होते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक भी होता है, इनऑर्गेनिक भी होते हैं, मेनली इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं। तो अपन ने देखा था, ब्लड के बारे में देखा था कि ब्लड में मेजरली कंपोनेंट क्या होता है? फ्लूइड होता है। ब्लड का मेजर कंपोनेंट क्या होता है? फ्लूइड होता है। और फ्लूइड में मेनली दो चीज होती है, आपको बताया तो। फ्लूइड में एक तो होता है वाटर, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट। तो अपन इन वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को थोड़ा थोड़ा देखते हैं कि कितना फ्लूइड अपनी बॉडी में होता है, कैसे इन फ्लूइड का डिस्ट्रीब्यूशन अपनी पूरी बॉडी में होता है। ठीक है, क्लियर ये बात। अब अपन देखते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, टोटल बॉडी फ्लूइड कितना होता है? टोटल बॉडी फ्लूइड कितना होता है अपनी बॉडी में? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फ्लूइड, है ना। कि आपने देखा होगा, काफी जब आपका बीपी कम होता है तो डॉक्टर आपको फ्लूइड चढ़ा देता है, एकदम में बीपी बढ़ जाता है, वेट कम होता है फ्लूइड से, काफी चीज डिपेंड करती है फ्लूइड पे, है ना। तो समझो, इसको अपन ये भी बोल सकते हैं, टीबीएफ भी बोलेंगे आगे जाके, टोटल बॉडी फ्लूइड। आपसे ये पूछ लिया जाए कि एक इंसान में कितना फ्लूइड पाया जाता है। देखो, फ्लूइड में आपका जितना भी ब्लड है, आपके सेल के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है, फ्लूइड अपनी बॉडी पूरा फ्लूइड से भरी हुई होती है, ये बात याद रखना, है ना। टोटल बॉडी फ्लूइड कितना होता है एक ह्यूमन बॉडी की बात करें तो आइडियली आप लिख सकते हो 60% ऑफ टोटल बॉडी वेट। टोटल बॉडी वेट का जो 60% होता है, उतना आपकी बॉडी में उतना लीटर फ्लूइड पाया जाता है, ये बात याद रखना। ठीक है, टीबीडब्ल्यू मतलब टोटल बॉडी वेट। ठीक है, ये अपन लिख सकते हैं, टीबीडब्ल्यू मतलब टोटल बॉडी वेट। टोटल बॉडी वेट। ठीक है, मतलब यदि कोई इंसान 70 kg का है, यदि कोई इंसान 70 kg का है, तो 70 kg का 60% कितना हो जाएगा? 60/100 इंटू 70 कर दो।
तो आंसर आएगा 42 लीटर उसके अंदर फ्लूइड पाया जाएगा। आपको पता है कि 1 लीटर फ्लूइड 1 केजी के बराबर होता है। जो फ्लूइड की डेंसिटी होती है ना, वाटर की डेंसिटी, वो ऑलमोस्ट 1 होती है, लेकिन 42 केजी तो इसका फ्लूइड की वजह से वेट रहता है। 60% वेट तो आपका फ्लूइड कंट्रीब्यूट करता है आपकी बॉडी में, देख लो। इसलिए कहते हैं जब इंसान को डायरिया होता है उसकी बॉडी से फ्लूइड बाहर निकलता है, ठीक है, तो आप समझ लेना कि उसका वेट लॉस होता है, और उस वेट लॉस के हिसाब से ही अपन कहते हैं कि वो माइल्ड डायरिया है, मॉडरेट डायरिया या सीवियर डायरिया है, ठीक है। या आप जानते हो जब आप 1 लीटर पानी पी लो, 1 बोतल पानी पी लो, आपका वेट ऑलमोस्ट 1 किलो वेट आपका बढ़ जाएगा। ये ऐसा अपन आइडिया लगता है ना, मतलब 600-700 ग्राम आपका वेट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन आता है सिंपल, देखो नॉर्थ सेट में काफी बार ये क्वेश्चन आते हैं कि एक इंसान का वेट इतना है तो उसके अंदर कितना फ्लूइड होगा। तो अपन सिंपल सा कह सकते हैं टोटल बॉडी फ्लूइड कितना होता है, 60% ऑफ टोटल बॉडी वेट। ये अपन बात करते हैं एक अडल्ट मेल की, अडल्ट मेल की बात करते हैं कि अडल्ट मेल में वेट कितना, 60% ऑफ टोटल बॉडी वेट। यदि अपन बात करें अडल्ट फीमेल की, तो अडल्ट फीमेल में थोड़ा कम होता है। अडल्ट फीमेल की बात करें तो अडल्ट फीमेल में थोड़ा कम वेट होता है, कितना होता है, 55% ऑफ टोटल बॉडी वेट होता है, ठीक है। ओल्ड एज में अपन बात करें कि जो ओल्ड एज होता है, तो ओल्ड एज में पानी की कमी हो जाती है आपकी बॉडी में, है ना। और ओल्ड एज में आपको पता है वजन भी कम होता है, पानी की कमी भी होने लगती है, और इसी वजह से इंसान की जो स्किन होती है उनमें झुर्री आने लग जाती है ना। तो ये सब इसी वजह से रिंकल्स आने लग जाते हैं। तो उनके अंदर तो ओनली 40-45% ही टोटल बॉडी वेट का फ्लूइड होता है, ठीक है। इनफैंट की बात करें तो इनफैंट में फ्लूइड होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। यदि अपन कंपेयर बात करें, उनमें लगभग आपको 65 to 70, या आप इतना ही लिख लो, सॉरी, आप लिख सकते हो 70 to 75% ऑफ टोटल बॉडी वेट। तो कई बार तो ये भी आया है, यदि केजी में बात करें तो 80 ml पर केजी उसके अंदर क्या पाया जाता है, वेट पाया जाता है। ये क्वेश्चन 2-3 बार नॉर्थ सेट में पूछा गया है, नॉर्थ सेट में कोई 2-3 बार पूछा गया है कि इन्फेंट के अंदर कितना फ्लूइड पाया जाता है, तो 80 ml पर केजी होता है, ठीक है। यदि कोई इंसान 3 केजी का बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर 240 ml फ्लूइड पाएगा। समझ में आ गया आपको बात। तो ये होता है, लेकिन एवरेज इतना उसने नहीं बोला कि अडल्ट मेल, आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया कि जिसमें अडल्ट मेल, अडल्ट फीमेल, ओल्ड एज करके पूछा गया है, ठीक है। ऐसा ही पूछा जाता है कि एक इंसान है उसके अंदर कितना फ्लूइड पाया जाता है, तो आंसर जाएगा 60% ऑफ टोटल बॉडी वेट। कैलकुलेशन भी होंगी, वो भी अपन इसी फॉर्मूला से करेंगे, इसी एस्पेक्ट से करेंगे। अब आपने निकाल लिया कि टोटल बॉडी फ्लूइड कितना है, टोटल बॉडी फ्लूइड आपने कैलकुलेट कर लिया, 60% ऑफ टोटल बॉडी वेट है, इतना टोटल फ्लूइड है, ठीक है। अब ये कहां कहां पाया जाता है, देखो ये 2 जगह पाया जाता है, ये पूरा फ्लूइड है वो 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, आपको पता होना चाहिए। 2 जगह कौन कौन सी होती है, एक तो होती है इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, एक तो क्या होता है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड होता है, और एक होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। एक तो होता है इंट्रासेल्युलर फ्लूइड और एक होता है एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड क्या होता है, इसको समझो। सपोज करो ये आपकी बॉडी के अंदर सेल ही सेल है, ठीक है। अब आपको यह भी पता है कि एक फ्लूइड तो इन सेल के अंदर पाया जाता है, एक फ्लूइड तो इन सेल्स के अंदर भरा रहता है, जैसे ये सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा है, ठीक है। और एक फ्लूइड होता है जो इन सेल्स के बाहर पाया जाता है, यहाँ पे, ठीक है, जो सेल के बाहर पाया जाता है, और एक फ्लूइड होता है जो सेल के अंदर पाया जाता है। तो समझना, जो फ्लूइड सेल के अंदर पाया जाता है उसको बोलते हैं इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, और जो फ्लूइड सेल के बाहर पाया जाता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। समझ में आ गया ये बात। जो सेल के अंदर पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड बोलते हैं। क्लियर हुई ये बात, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं
फ्लूइड इनसाइड द, बोल सकते हैं फ्लूइड इनसाइड द सेल, जो सेल के अंदर फ्लूइड पाया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। और ये कितना होता है, सेल के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है ना वो टोटल बॉडी फ्लूइड है, उसका 2/3 ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड होता है। टोटल बॉडी फ्लूइड का 2/3 पार्ट है, 2/3 पार्ट है, वो क्या होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है। देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है फ्लूइड आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर पाए जाने वाले फ्लूइड को अपन क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। और ये कितना होता है, 1/3 ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड, टोटल बॉडी फ्लूइड का 1/3 होता है। क्लियर है, आपको ये बात समझ में आई अब तक, क्लियर। तो इस तरह से अपन ने देखा कि फ्लूइड कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कौन कौन से फ्लूइड आते हैं, इसमें 3 तरह के फ्लूइड आते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में 3 तरह के फ्लूइड अपन को देखने को मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो अपन को देखने को मिलता है प्लाज्मा, बताया था प्लाज्मा में 92% आपका क्या होता है, फ्लूइड ही होता है, वाटर होता है। दूसरा प्लाज्मा के अलावा एक आता है आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है, स्टीशियल फ्लूइड होता है जो सेल्स के बीच में पाया जाता है, बिटवीन द सेल, बिटवीन द सेल, जो सेल के बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और थर्ड होता है वो होता है ट्रांसलोमिक फ्लूइड। ट्रांसलोमिक फ्लूइड में क्या होता है, जो कैविटी के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसको बोलते हैं ट्रांसलोमिक फ्लूइड। जैसे आपके साइनोवियल फ्लूइड, आपका विट्रस फ्लूइड, आपका विट्रस फ्लूइड हो गया, साइनोवियल फ्लूइड हो गया, सीएसएफ हो गया, जितने भी फ्लूइड कैविटीज के अंदर पाए जाते हैं, चाहे प्लूरल फ्लूइड आ गया, प्लूरल फ्लूइड आ गया, पेरिकार्डियल फ्लूइड आ गया, तो जितने भी कैविटी के अंदर फ्लूइड पाए जाते हैं, पेरिटोनियल फ्लूइड हो गया, ये सब बाकी ये होता है। ठीक है, अब इसमें भी अपन बात करें कि जो 1/3% है टोटल बॉडी फ्लूइड है, इसका कहा जाता है कि ओनली 25% आपके प्लाज्मा में होता है, बाकी 74% आपके कहाँ होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। और लेस देन 1% फ्लूइड होता है, वो कौन सा होता है, आपका ट्रांसलोमिक होता है। तो ये मैंने पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बताया आपको, पूरी टेबल बना के मैंने बताया। ठीक है, इस टेबल को आप याद रखना, मैं दोबारा इसके बारे एक्सप्लेन कर देता हूँ टेबल को। टोटल बॉडी फ्लूइड कितना होता है, 60% ऑफ टोटल बॉडी वेट। उसमें इंट्रासेलुलर फ्लूइड आईसीएफ की अपन बात करते हैं कि आईसीएफ कितना होता है, तो उसका 2/3 कर दो, जो उसका आईसीएफ आ जाएगा, जो सेल्स के अंदर फ्लूइड पाया जाता है। ईसीएफ क्या होता है, ईसीएफ होता है जो सेल के बाहर फ्लूइड पाया जाता है, उसको ईसीएफ बोलते हैं, जो 1/3 होता है टोटल बॉडी फ्लूइड का। इसमें 3 तरह के फ्लूइड आते हैं, प्लाज्मा आ जाएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड आ जाएगा और ट्रांसलोमिक फ्लूइड आ जाएगा। अब आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, सारा समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, समझना। पहला एग्जांपल लेता हूँ, एक पेशेंट है, उसका वेट है 70 kg। आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, आपको इसमें कैलकुलेट करना है टोटल बॉडी फ्लूइड कितना है। दूसरा आपको कैलकुलेट करना है इसके अंदर ईसीएफ कितना है। तीसरा काउंट कैलकुलेट करना है इसके अंदर आईसीएफ कितना है। चौथा काउंट करना है इसके अंदर प्लाज्मा कितना है। पांचवा काउंट करना है आपको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कितना है। ठीक है, नंबर 6 पे आपको काउंट करना है कि ट्रांसलोमिक फ्लूइड कितना है। ठीक है, ये सब कैलकुलेट करो। तो कैसे करना है समझना। वेट है 70 kg, समझना आप, है ना। आप सबसे पहले अपन कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं इसका टोटल बॉडी फ्लूइड कितना है। अपन ने बात करा था टोटल बॉडी फ्लूइड कितना होता है, 60% ऑफ टोटल बॉडी वेट। ठीक है, तो 60/100 इंटू 70 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 42 लीटर। तो 42 लीटर तो क्या है इसका टोटल बॉडी फ्लूइड, उसकी बॉडी में 42 लीटर क्या है, फ्लूइड है। ठीक है, नेक्स्ट अपन को काउंट करना है कि आईसीएफ कितना है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड कितना है, सेल्स के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है वो कितना है। तो जो 42 लीटर है, मतलब अपन ने कहा था 2/3 ऑफ 2/3 ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड,
है ना। तो अब 42 का 2/3 कितना हो जाएगा बताओ। जो 42 है उसके 3 टुकड़े कर दो, उसमें 2 टुकड़े क्या हो जाएंगे, आईसीएफ हो जाएंगे। मतलब आप इसका 2/3 निकालोगे ना 42 का, तो वो आपके आ जाएगा 28 लीटर। तो इसका जो आईसीएफ है वो कितना आ जाएगा, 28 लीटर आ जाएगा। थर्ड पॉइंट पे अपने पढ़ा था ईसीएफ। ईसीएफ क्या होता है, 1/3 ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड। जो सेल के बाहर फ्लूइड पाया जाता है वो कितना होता है, 1/3 होता है टोटल बॉडी फ्लूइड का। टोटल बॉडी फ्लूइड कितना था, 1/3 कितना हो जाएगा, 42 टोटल बॉडी फ्लूइड था वो 42 था, इसका 1/3 कितना हो जाएगा 14। तो 14 लीटर क्या जाएगा इसका ईसीएफ आ जाएगा। ठीक है। अब ईसीएफ के बाद में अपन ने बात करता है प्लाज्मा। ठीक है, अपन ने ये बताया था प्लाज्मा होता है ना, वो होता है 25% ऑफ ईसीएफ। ईसीएफ का 25% होता है, मतलब कि आप 1/4 हो गया, 25 का मतलब 1/4 हो गया। तो 25% कितना हो जाएगा, यदि अपन 14 डिवाइड बाई 4 कर लेंगे ना, बाई 25 इंटू 100, पूरा कैलकुलेशन करो इंटू 14, तो 4 आ गया, और 4 से डिवाइड कर तो कितना हो जाएगा 2, तो 25% कितना हो जाएगा यार, और 2 बचा 3.5 लीटर फ्लूइड आ जाएगा। ठीक है, ये प्लाज्मा हो जाएगा 3.5। यदि अपन बात करें इंटरस्टिशियल फ्लूइड कितना है, जो सेल के अंदर पाया जाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड की बात करें तो वो ऑलमोस्ट कितना होता है 75 अपॉन 100 इंटू 14। तो ये कितना हो जाएगा 3/4 कितना हो जाएगा, 3 बाई टुकड़ा करा तो 10.5 लीटर हो जाएगा। ठीक है, और यदि इसके बाद अपन बात करें ट्रांसलोमिक फ्लूइड कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा। ठीक है, तो 1% कितना हो जाएगा 0.14 लीटर। तो अपन ये पूरा कैलकुलेट कर लिया कि कहाँ का कितना बॉडी फ्लूइड पाया जाता है। और मैं आपको बता रहा हूं कि नॉर्थ सेट का पेपर होता है ना, जो नॉर्थ सेट पेपर कराता है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 70 केजी का ही पूछा जाता है, 2 बार 70 केजी का पूछ लिया। एक बार पूछा था कि ईसीएफ कितना होगा, एक बार पूछ लिया कि उसमें आईसीएफ कितना होगा, एक बार पूछ लिया कि टोटल बॉडी फ्लूइड कितना होगा। आप पीआर यादव जज बुक आती है उसको आप सोल्व करा करो, जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा देता हूँ यहाँ पे उसको सोल्व करना, आपको लगेगा बिल्कुल सिंपल पेपर आता है। बहुत अप लेवल का पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, कोचिंगों में इतना कोई नहीं पढ़ाता आपको, है ना, कोचिंगों में नहीं पढ़ाते इतनी चीजें आपको। आपको यहाँ पे मैं पूरा बुक की लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब एक मैंने एग्जाम्पल मैंने करा दिया, एक एग्जाम्पल आप करना, आप करना, ये मैं करा देता हूँ आपको यही। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, बॉडी वेट बता रहा हूं मैं 100 केजी, कितना है 100 केजी है। ठीक है, इसका सबसे पहला पॉइंट अपन निकालते हैं टोटल बॉडी फ्लूइड कितना होगा। सबसे पहला निकालते हैं अपन टोटल बॉडी फ्लूइड कितना हो जाएगा, तो 60% ऑफ टोटल बॉडी वेट। तो 60% 100 कितना हो जाएगा 60 अपॉन 100 इंटू 100, सिंपल है 60 लीटर हो जाएगा। ठीक है, 60 लीटर इसमें क्या हो जाएगा टोटल बॉडी फ्लूइड हो जाएगा, मतलब अपन कह सकते हैं 60% हो गया। दूसरा अपन अब निकालते हैं आईसीएफ कितना हो जाएगा, इंट्रासेलुलर फ्लूइड कितना हो जाएगा। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है 2/3 ऑफ टोटल बॉडी वेट। तो 2/3 कर लो, इसका कितना हो जाएगा 60 का 2/3 कितना हो जाएगा, आप 3 टुकड़े करो 20 20 20, उसके 2 टुकड़े क्या हो जाएंगे आपके आईसीएफ हो जाएंगे, मतलब कि 40 लीटर। मतलब आप ये भी कह सकते हो यदि ओवरऑल अपन निकाले कि जो आईसीएफ होता है वो 40% होता है, टोटल बॉडी फ्लूइड का 40% आईसीएफ होता है। ठीक है, यदि आप ईसीएफ की बात करो कि ईसीएफ कितना हो जाएगा, तो ईसीएफ होता है 1/3 ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड। टोटल बॉडी फ्लूइड का 1/3 और टोटल बॉडी फ्लूइड का 1/3 कितना हो जाएगा 20 लीटर। तो आप ये भी कह सकते हो 20 लीटर क्या होता है ईसीएफ होता है। क्लियर। नेक्स्ट बात अपन ये कह सकते हैं, आप पूछोगे कि प्लाज्मा कितना होता है। प्लाज्मा आपको मैंने बताया 25% ऑफ ईसीएफ, ईसीएफ का 25%, ईसीएफ कितना है 20 है, तो 20 का 25% कितना हो जाएगा आपका 4 से डिवाइड करोगे तो 5 लीटर, तो 5 लीटर आपके अंदर प्लाज्मा आ जाता है। ठीक है, 5 लीटर प्लाज्मा हो जाएगा।
नेक्स्ट बात अपन बात करते हैं कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड कितना हो जाएगा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड कितना हो जाएगा, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड कितना हो जाएगा 75% ऑफ ईसीएफ। ठीक है, 75 कितना हो जाएगा, टोटल ईसीएफ कितना आया था 20, तो 20 लीटर का 75 कितना हो जाएगा 15 लीटर। तो 15 लीटर आपको क्या देगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड आ जाएगा। और यदि अपन ट्रांसलोमिक की बात करें, ट्रांसलोमिक तो वो तो 1% होता है, तो 1% कितना हो जाएगा 0.2 लीटर हो जाएगा, या अपन कह सकते हैं 200 ml हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी बॉडी में कितना फ्लूइड पाया जाता है। आप एक चीज और याद रखना, एक प्रैक्टिकल चीज बता देता हूं कि 1 लीटर फ्लूइड होता है ना, 1 लीटर फ्लूइड होता है, उसका वेट ऑलमोस्ट 1 kg पाया जाता है। ऑलमोस्ट 1 kg, वैसे होता है तो 950 ग्राम होता है, क्योंकि जो डेंसिटी होती है ना पानी की, जो पानी की डेंसिटी होती है, वाटर की डेंसिटी होती है, वो लगभग 1 kg पर लीटर होती है। 1 लीटर में 1 kg वेट होता है पानी के। तो यदि आपकी बॉडी में 1 लीटर पानी है तो समझ लो कि आपकी बॉडी में 1 kg वेट है। आपको पता है कि डायरिया, जब किसी इंसान को डायरिया होता है, दस्त हो जाते हैं ना, तो जब किसी इंसान को दस्त होते हैं, डायरिया होता है, तो उसमें क्या होता है फ्लूइड लॉस होता है। फ्लूइड लॉस होता है, और सपोज करो उसकी बॉडी में से 2 लीटर फ्लूइड निकल गया, मतलब आप समझ जाओ उसकी बॉडी से 2 kg वेट भी कम हो गया, है ना। समझ गए। आप जैसे पानी पी रहे हो, आपने 2 लीटर की पानी की पूरी बोतल पी ली, तो आप वेट मॉनिटर करना, लगभग आपका 2 kg वेट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर ये बात। ठीक है, ठीक है। तो अब अपन लिखना चाहें कि पहला, जैसे फर्स्ट पॉइंट अपन लिखना चाहते हैं, यदि आप लिखो फर्स्ट पॉइंट तो जगह ही नहीं बची। हाँ, पहले लिख सकते हैं अपन कि ईसीएफ के बारे में लिख सकते हैं। ईसीएफ मतलब कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, पहला लिखते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के बारे में लिखते हैं। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड आउटसाइड फ्लूइड ऑफ सेल, जो सेल के बाहर जो भी फ्लूइड पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बोलते हैं। कितना होता है 1/3 ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड। टोटल बॉडी फ्लूइड का 1/3 होता है। ये अपन कह सकते हैं 20% ऑफ टोटल बॉडी वेट। जब आपने 100 kg वेट माना था, तो आपको पता है ना 20 लीटर आपका फ्लूइड आया था, तो ये इतना होता है। अब ईसीएफ के 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 कंपोनेंट ऑफ ईसीएफ। का एक होता है प्लाज्मा, एक होता है आपका प्लाज्मा होता है, ठीक है, और कहां पाया जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, एंड आपका ट्रांसलोमिक ट्रांसलोमिक फ्लूइड होता है। ये बताया था अपन ने कि ये ईसीएफ का प्लाज्मा होता है, वो ईसीएफ का 25% ऑफ ईसीएफ होता है, एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है वो 75% ऑफ ईसीएफ होता है ऑलमोस्ट, एंड ये होता है वो लेस देन 1% होता है, ये बहुत कम होता है। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा इंटरस्टिशियल फ्लूइड, सॉरी इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, जिसको अपन नॉर्मल बोलते हैं आईसीएफ। आईसीएफ क्या होता है, फ्लूइड इनसाइड द सेल। फ्लूइड इनसाइड द सेल, जो फ्लूइड सेल के अंदर पाया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं आईसीएफ बोलते हैं। और ये कितना होता है 1/3 ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड। टोटल बॉडी फ्लूइड का 1/3 होता है। अपन ने जब 100 kg टोटल बॉडी वेट माना था, तो आपके पास 40 आया था, मतलब कि 40% ऑफ टोटल बॉडी वेट होता है। टोटल बॉडी वेट का 40% आपको क्या पाया जाता है इंट्रासेल्युलर फ्लूइड पाया जाता है। अब अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, है ना।
अब तक अपन ने फ्लूइड के बारे में तो पढ़ लिया, अब अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइट के बारे में कि अपनी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो हेडिंग डालो इलेक्ट्रोलाइट। ओके, आपने अपन ने पहले ही पढ़ा था सभी इलेक्ट्रोलाइट के अपनी बॉडी में कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, उनका क्या क्या लेवल होता है, ये भी अपन ने पिछली क्लास में या पहले की क्लासों में अपन ने पढ़ा था। जैसे मैं बताऊं कि अपने मेजर कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं, तो सोडियम पाया जाता है, ठीक है, एक पोटेशियम पाता है, ठीक है, कैल्शियम पाता है, और आपके फॉस्फेट पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मेन ये इलेक्ट्रोलाइट आपकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। एक क्लोरीन भी पाया जाता है। इनके लेवल भी अपन ने सबके लेवल भी देखे थे, है ना, अपन ने इन सबके लेवल भी देखे थे। वो क्या क्या होते हैं, जैसे सोडियम होता है उसका अपन ने पढ़ा था 135 से 145 मिलीमोल पर लीटर होता है, ठीक है। पोटेशियम का देखा था 3.5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। कैल्शियम का देखा था, कैल्शियम दो तरह का होता है, एक तो होता है इसका लेवल 9 to 11 मिलीग्राम पर डीएल होता है, जो कि टोटल होता है, टोटल कैल्शियम होता है। लेकिन मैंने बताया था कि कैल्शियम का जो मेजर पार्ट होता है ना, वो आपके उससे बाइंड होता है एल्बुमिन से। फ्री पार्ट जो एक्टिव वाला पार्ट होता है वो कम होता है, एक्टिव वाला पार्ट होता है वो कम होता है, जिसको अपन आयोनाइज्ड बोलते हैं। और वो आपको कितना होता है, वो 4.5 से लेके 5.5 mg पर डीएल होता है, ठीक है। ये होता है आयोनाइज्ड, जो एक्टिव होता है, जो काम का होता है। फॉस्फेट लेवल की बात करी थी, तो मैग्नीशियम लेवल याद कर लेना 1.5 से 2.5 तक होता है। क्या होता है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, है ना, ठीक है। एग्जैक्ट की बात करें तो कई बुक में 1.4 से 2.1 लिखा होता है, लेकिन आप कुछ एक मान लो, है ना। फॉस्फेट होता है वो इसका थोड़ा डबल होता है ना। फॉस्फेट कितना हो जाएगा आपका 3 to 4.5 मान लो इसको, ना 3 to 4.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। ये आपका मैग्नीशियम हो जाता है, वो सॉरी फॉस्फेट हो जाता है, ठीक है। कई बुक 2.5 से 4.5 लिखती हैं, कई जगह आपको 3 to 4.5 मिलता है, ठीक है। क्लोराइड का अपन देखें तो 96 से 109 या 110, ये थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है ना, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। तो ये आपने को इलेक्ट्रोलाइट के लेवल अपन ने देखे थे। लेकिन अब अपनी बात है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रोलाइट किस में पाया जाता है, मिनिमम कहाँ पाया जाता है, इसको अपन देखना है, ठीक है। तो आप इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि सपोज करो ये एक सेल है, ये एक सेल है, सेल के अंदर वाला फ्लूइड हो जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, आईसीएफ। तो सेल के बाहर जो फ्लूइड भरा होगा उसको अपन बोलेंगे ईसीएफ। क्लियर इतनी बात? आपको मैं दोबारा बता देता हूँ, जैसे कि वो फ्लूइड जो सेल के अंदर पाया जाता है, सपोज ये फ्लूइड सेल के अंदर पाएगा, तो इस फ्लूइड को तो अपन क्या बोलेंगे, इस फ्लूइड को बोलेंगे आईसीएफ, ठीक है। और ऐसा फ्लूइड जो सेल के बाहर पाया जाता है, जैसे ये फ्लूइड सेल के बाहर पा रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ईसीएफ। ये ईसीएफ हो गया। क्लियर है बात? अब समझो आईसीएफ के अंदर सबसे ज्यादा आईसीएफ में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट पाया जाता है, तो आंसर आएगा पोटेशियम। सबसे ज्यादा सेल के अंदर आईसीएफ में मैक्सिमम कैटायन कौन सा पाया जाता है, आंसर आएगा पोटेशियम, ठीक है। यदि ईसीएफ में पूछे कि सबसे ज्यादा कौन सा कैटायन पाएगा, तो होगा सोडियम। देखो कैटायन होता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर? सबसे ज्यादा पोटेशियम पाया जाता है, पोटेशियम के बाद में बात करें तो कैल्शियम पाता है, ठीक है। जबकि सेल के अंदर बात करें तो सबसे ज्यादा पोटेशियम पाता है, सॉरी उल्टा बोल दिया, ईसीएफ में सबसे ज्यादा सोडियम पाया जाता है, सोडियम के बाद में कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। आईसीएफ में सबसे ज्यादा पोटेशियम पाया जाता है, और यदि सेकंड मोस्ट कॉमन पूछ ले तो आंसर जाएगा मैग्नीशियम। क्लियर? सबके लेवल आपको पता है, ठीक है। अब एनायन की बात कर ले, कैटायन की, तो भी एनायन कौन सा पाया जाता है, तो एनायन तो आपको पता है कि सोडियम का बहन कौन है, सोडियम की वाइफ जिसको अपन बोलते हैं वो क्या है, क्लोरीन है। तो ईसीएफ में सबसे ज्यादा एनायन यदि कोई पूछे तो क्लोरीन हो जाएगा। और यदि अंदर पूछे सेल के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा एनायन पाया जाता है, तो फॉस्फेट हो जाएगा, ठीक है।
इसलिए कहते हैं कि ECF का जो किंग है वो तो कौन है, सोडियम है, और जो क्वीन है वो कौन है, आपका क्लोरीन है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो अब अपन इसको एक बार सीक्वेंस में लिख लेते हैं। यदि अपन इनको सीक्वेंस में लिखते हैं तो लिखते हैं पहला मोस्ट कॉमन कैटायन इन ECF, और फिर लिखते हैं अपन मोस्ट कॉमन कैटायन इन ICF। दोनों के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं, तो क्या क्या हो जाएंगे आंसर। यदि ECF में मोस्ट कॉमन कैटायन पूछा जाता है तो वो कौन सा हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, और यदि ICF में पूछा जाता है तो पोटेशियम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन पूछते हैं कि मोस्ट कॉमन एनायन इन ECF में मोस्ट कॉमन एनायन कौन सा होता है, और नेक्स्ट होते हैं मोस्ट कॉमन एनायन इन ICF में एनायन कौन सा होता है, तो आंसर लिखो। ECF में एनायन की बात करें तो होता है क्लोरीन, सॉरी हाँ क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन होता है, और यदि ICF में बात करें तो फॉस्फेट होता है। आपको आगे जाके जब अपन कैंसर पढ़ेंगे ना, तो कैंसर में आपको पता है सेल्स रप्चर हो जाती है, तो सेल रप्चर होंगी तो यहाँ पे सेल फूटेगी, और जब सेल फूटती है ना तो उसमें से पोटेशियम का लेवल बाहर आ जाता है। ठीक है, पोटेशियम बाहर आ जाता है, तो अपन कहते हैं कि इसको बोलते हैं ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, अचानक से कैंसर में सीरम पोटेशियम लेवल बढ़ता है। ठीक है, दूसरी बात ये और बता देता हूँ कि जो अपन ये लेवल पढ़ रहे हैं ना, ये सबके अपने लेवल पढ़ेंगे, ये सोडियम इतना होता है, पोटेशियम इतना होता है, ये सब होते हैं ना, ये सब है सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल। क्या है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल, मतलब कि ये लेवल है ना ICF में नहीं देखे जाते, ये लेवल होते हैं वो ECF के होते हैं। सीरम है वो ECF की वैल्यू बताता है, मतलब कि आपके जो ये सेल के बाहर वाला कंपार्टमेंट है ना, इसमें कितना कितना इलेक्ट्रोलाइट है। यदि अपन बात करें कि पोटेशियम है 3.5 से 5.1 पाया जाता है, तो वो ECF में पाया जा रहा है, ICF में नहीं, ECF में है वो। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आने लगी कि सेल्स के अंदर अलग लेवल होता है, ICF में अलग लेवल होता है इलेक्ट्रोलाइट का, ECF में अलग होता है ना। अब सारा बेस है ना, ये मैंने इलेक्ट्रोलाइट आपको बताया, सारी कहानी पता है कहाँ की टिकती है, सारी कहानी अब अपन पढ़ेंगे ना वो ये टिकेगी कि ये इलेक्ट्रोलाइट ना अंदर से बाहर भी जाते हैं और बाहर से अंदर भी आते हैं। जब इलेक्ट्रोलाइट बाहर से अंदर जाते हैं, अंदर से बाहर आते हैं, तो जो सेल की अंदर की लेयर है ना, इसमें कुछ नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। ठीक है, इसको अपन आगे जाके बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, AP एक्शन पोटेंशियल। कैसे डेवलप होता है, सारी बात बेस टू बेस समझेंगे। आप इस क्लास को अच्छी तरह समझना, कहीं स्लिप मत हो जाना, पूरी ECG आपको समझ में आएगी। ठीक है, अपन ने ये देख लिया। एक पॉइंट और लिख लेना कि ये और लिख लेना कि ECF में दो लोग रहते हैं, एक तो रहता है किंग और एक रहता है क्वीन। ठीक है, तो किंग कौन है, क्वीन कौन है, ये भी आप याद रख लेना। किंग तो हो गया सोडियम, और क्वीन की बात करें तो क्लोरीन हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी को अपन आगे पढ़ाएंगे और अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी आज की क्लास में इन सब की आप प्रैक्टिस करना है ना। आपकी कोई भी बुक उठा लेना, चाहे PR यादव उठा लेना, कोई भी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट वाला उठाना, और उसमें जो MCQ वो कर लेना। वैसे मेजर टॉपिक ये अपन फंडामेंटल में पढ़ेंगे अच्छी तरह, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत आया तो मैंने आपको समझा दिया। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।